90% जो है अगर स्कोर करने लग जाते हैं, तो आप निश्चित मान के चलिए किसी भी मॉक टेस्ट को देने के बाद तो आपका सिलेक्शन तय है। और मुझे पता है कि हम लोग काफ़ी सालों से यानी कि कुछ लोग 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार या 6 बार भी एग्ज़ाम दे चुके होंगे। लेकिन उससे निराश नहीं होना, आपको बस उन चीज़ों पे ध्यान देना है कि जगह हमें चीज़ों को अलग करना है, किन चीज़ों से हम अलग हट के आएँगे तब हमारा सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। तो वहाँ हमें देखना है कि पहले हमें हमारे पास दिन कितने हैं, अगर मान लीजिए 14 फरवरी को एग्ज़ाम होता है ना? और आज 7 नवंबर है, तो हमारे पास कितने दिन हैं? लगभग-लगभग 60 दिन मान लेते हैं ना, हमारे पास कितने दिन है 60 दिन है और 60 दिन कम नहीं होते। क्योंकि आप लोगों ने जो है मेन-मेन चीज़ें पहले पढ़ रखी होगी। अधिकांश चीज़ें आपको आती होगी। लास्ट समय में आपको किस तरह से तैयारी करनी है, बस हमें उस चीज़ पे बात करनी है। तो चलिए सेकंड हम देखते हैं। अगला देखेंगे हम। हमारे पास चुनौती क्या-क्या है? देखिए, हमारे पास लक्ष्य क्या होना चाहिए और चुनौती क्या-क्या है हमारे पास? तो हमारे पास लक्ष्य जो है हम कह रहे हैं कि हमारी 90% स्कोर होने लग जाए मॉक टेस्ट के अंदर और हमारी सबसे बड़ी है कि नकारात्मक नंबर में नहीं जाए। तो इसके अंदर हमें देखना है कि इन चीज़ों को हम किस तरह से कर सकते हैं कि हमारी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं हो और नंबर भी नहीं कटे। तो देखिए सबसे पहले अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है यहाँ पे इस जगह पे कि हम पेपर के बारे में देख लेते हैं कि पेपर के अंदर जो है कौन-कौन से पार्ट है और वहाँ कहाँ से ये कौन-कौन से नंबर आएँगे। 6 पार्ट के अंदर हमने कुल बाँटा है, उसमें से पहला पार्ट है आपका वो राजस्थान जीके जो भाग 1 है और उसके अंदर ये कितने नंबर का है? 100 नंबर का है। दूसरा जो पार्ट है जीके परिदृश्य, शैक्षिक परिदृश्य और आरटीई और करंट अफेयर ये कितने नंबर का है? 80 नंबर का है। विद्यालय विषय कितने के नंबर के आएँगे? 50 नंबर के और शिक्षण विद्या कितने नंबर की आएगी? 40 नंबर की और शिक्षा मनोविज्ञान कितने नंबर आएगा? 20 नंबर का और उसी के साथ में आपके सूचना तकनीकी जो आईटी का पार्ट है वो कितने नंबर का? 10 नंबर का। तो इन सबको अगर हम जोड़ते हैं, तो ये दोनों सारा मिलकर कितना बनता है आपके 300 नंबर का कंटेंट सारा मिलकर बन जाता है। यानी 300 नंबर आप यहाँ से सारे अगर सब कुछ जोड़ दें तो कितने नंबर बनते हैं? 300 नंबर यहाँ से बनते हैं। ठीक है? अब इसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे जो जीके और शैक्षिक परिदृश्य अगर ये दोनों जो है लगभग-लगभग मिलते-जुलते हैं। अगर इनके शैक्षिक परिदृश्य के अंदर 3-4 टॉपिक को हटा दें, तो हम देखते हैं कि अगर मान लो कि अगर यहाँ से 20 नंबर को आप हटा दें इस जगह से, है ना? 10 नंबर का करंट अफेयर हटा दो आप, 20 नंबर हटा दो, तो देखेंगे आपकी 150 नंबर का तो राजस्थान जीके है ना? यानी कि रीट एग्ज़ाम के अंदर 50% जो सिलेबस है वो आपका राजस्थान जीके है। और मुझे पता है कि राजस्थान के अंदर तैयारी करने वाले हर व्यक्ति का राजस्थान जीके बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार है। हम हर दिन जो क्विज़ लेते हैं, उसके अंदर जो लोग आंसर करते हैं, तो उससे एक अनुमान लग जाता है कि रीट की तैयारी करने वाले लोगों का जो तैयारी का स्तर वो कितना अच्छा है। वास्तव में क्या होता है कि एक पेपर में सिलेक्शन लेने के लिए या तैयारी करने के लिए कौन-सी चीज़ें जो सबसे महत्वपूर्ण होती है, वो ये होती है कि पेपर के अंदर 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो वो है कि आपने पढ़ा पढ़ा और उसके नंबर आ गए, है ना? जैसे मान लीजिए आपने 10 नंबर का पढ़ा और आपने पेपर सॉल्व किया और आपके 9 या 10 नंबर जो है वो आने लग गए, ठीक है? दूसरा ये होता है कि आपने पढ़ा, पूरा टॉपिक पढ़ लिया, लेकिन अब आप कह नहीं सकते कि उसमें नंबर कितने आएँगे। मतलब आप 10 नंबर का पढ़ के गए, आप कह नहीं सकते कि 2 नंबर आएँगे, 5 नंबर आएँगे, 10 नंबर आएँगे, प्रश्न उसी सिलेबस में बैठेगा। तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसी चीज़ें होती है जिनका क्राइटेरिया डिसाइडेड होता है, जो एक ही दायरे के अंदर आती है और वहाँ पे वो दायरे के अंदर ही अगर हम तैयारी करें, जैसे कि मान लीजिए कि आपने इंग्लिश पढ़ी, इंग्लिश आपने पूरी पढ़ ली तो आपके नंबर आ जाएँगे, ये तय बात है। हिंदी आपने पढ़ ली और हिंदी पढ़ते ही आपके नंबर आ जाएँगे, ये भी तय है ना? कंप्यूटर आपने पढ़ा, कंप्यूटर पढ़ने के बाद क्योंकि इनके लिए विषय की जो सीमा है वो निर्धारित है। इसके अंदर नया कुछ नहीं आ सकता, कंप्यूटर के अंदर जो है वो है ना? हिंदी के अंदर जो संधि समास है वही है। इंग्लिश के अंदर भी एक क्राइटेरिया है कि हाँ, कि इतना ही सिलेबस है। लेकिन राजस्थान जीके देखेंगे तो राजस्थान जीके जो है, राजस्थान जीके का कोई पार्ट नहीं, है ना? कि मान लीजिए कि आप बीकानेर रहते हैं और बीकानेर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, है ना? पेपर बनाने वाला अलवर का गया, लेकिन आपने अलवर के बारे में बहुत कम पढ़ा है ना? तो हो सकता है वो कितनी डेप्थ में देगा, कौन-सी बुक से देगा, कहाँ से देगा, क्या सारे फैक्ट आपको आते हैं, इसका हम तय नहीं कर सकते। तो 2 तरह के पार्ट में हमें बाँट सकते हैं पूरे सिलेबस को। ऐसा एक सिलेबस, एक पार्ट जिसको निश्चित रूप से जहाँ नंबर लाए जा सकते हैं, दूसरा वो भाग जहाँ पर आप तैयारी करें, अच्छी तैयारी करें और वहाँ पे हमें देखना होता है कि हम हमारी तैयारी में से प्रश्न बैठते हैं, नहीं बैठते हैं। तो सबसे पहले पेपर के अंदर उन पॉइंट को हमें निकालना चाहिए जहाँ पे जो है निश्चित रूप से आपके नंबर लाए जा सकते हैं, जहाँ से न नंबर अर्जित किया जा सकता है। तो इसके अंदर कौन-कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिनसे 101% अगर हम लोग तैयारी करें, औसत प्रतिशत रूप से हम कहें कि हाँ, कि ये टॉपिक अगर मेरा पूरा हो गया है, तो यहाँ से मेरे नंबर आना निश्चित है। तो आप देखिए इसके अंदर जो है शैक्षिक परिदृश्य हो गया, आरटी हो गया और आपके विद्यालय विषय हो गया, शिक्षण विद्या हो गया, मनोविज्ञान के अंदर हम कह सकते हैं कि 50-50% बनते हैं और सूक्ष्म यानी कि हम लोग मैं लाल पेन से इसको मार्क कर देता हूँ, ताकि हमें पता चले कि हमने किन-किन चीज़ों को पढ़ा है। हम यहाँ कह सकते हैं कि शैक्षिक परिदृश्य, करंट आरटी, विद्यालय विषय, शिक्षण विद्या और शिक्षा सूचना तकनीक यानी कि ये पॉइंट जो है हमारे ये वाले जो पॉइंट हमारे और ये वाले के अंदर थोड़ा-सा अगर हम छोड़ दें तो ये वाला पॉइंट। यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ से 10 नंबर, ऊपर से यहाँ से 40 नंबर और इसी के साथ में यहाँ पे 50 नंबर, है ना?
और यहाँ से अगर मान लें जीके को थोड़ा आप निकाल दें, मान लीजिए यहाँ से हमारे जो है ये 30 नंबर हटा देते हैं यहाँ पे, या मान लीजिए यहाँ पे 50 नंबर, है ना? तो अगर हम सब जोड़े 100 और 150 यानी कि 150 नंबर का पेपर तो ऐसा है, जिससे आप अगर पढ़ें और अगर पूरा कवर कर लें, रिवीजन करें तो आपका 101% यहाँ से कितने आ सकते हैं? यहाँ से 150 नंबर यहाँ से बैठ सकते हैं, ठीक है? अब राजस्थान जीके और इनकी बात रही, तो ये जो होते हैं ये ऐसे पॉइंट है जिनको आप कितना पढ़ें, जितना पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रश्न अभी वाले आ रहे हैं, पुराने वाले आ रहे हैं, जो बुक आपने पढ़ी उसमें से आया है, किसी और बुक्स में आया है, तो उसका कोई अपार भंडार है, उसका कोई हम और शोर ही नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि हमने जो पढ़ा उसमें से आ जाए, हो सकता है जो हमने नहीं पढ़ा उसमें से भी आ जाए। तो हम देख सकते हैं कि अगर ये पॉइंट हम कवर कर लें, तो इनमें तो हम कह सकते हैं कि इनमें से तो अगर हम लोग 150 की तैयारी करें, तो 140 नंबर के लगभग हम लोग नंबर ला सकते हैं। और इनमें ज़्यादा सब है भी नहीं। विद्यालय विषय के अंदर केवल अगर आप देखें तो हमारे वैसे तो 5वीं तक के दे रखे हैं, लेकिन आपको कितना होना चाहिए 8वीं तक या 10वीं तक के टॉपिक पढ़ने चाहिए। उसके अंदर आपका जो है एसएसटी हो गया, हिंदी, इंग्लिश, गणित हो गया, है ना? तो ये सारे आपके जो सब्जेक्ट जो हमारे स्कूल में चलते हैं वो वाले हैं। और इन स्कूली सब्जेक्ट के अंदर हमेशा से इतने गहन प्रश्न नहीं बनाए जाते हैं, जितने गहन प्रश्न बनाए जाते हैं जीके में से। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम लोग वही तैयारी करने में रह जाते हैं, जहाँ पर हमें जो है इतनी ज़्यादा स्ट्रैटेजी की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लो जीके पढ़ने बैठे, संविधान पढ़ने बैठे और आप संविधान पढ़ने बैठे और गहनता से संविधान को पढ़ रहे हैं। आप कितना भी पढ़ लें, अगर उसमें से आप प्रश्न सही करेंगे तो 1 नंबर ही आएगा। एक प्रश्न को सोल्व करने पे मुझे 1 अंक ही मिलेगा, है ना? या मुझे 2 अंक मिलेंगे। जैसे हमारे यहाँ पे 2 अंक का एक क्वेश्चन होता है, तो मान लीजिए मुझे 1 प्रश्न सोल्व किया मैंने 2 नंबर आए जीके के अंदर। और वही एक पर्सन सोल्व किया मैंने गणित के अंदर, है ना? तो भी मुझे 2 नंबर मिले। हिंदी में करूँगा तो 2 नंबर मिलेंगे। तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप नंबर कहाँ से लेके आ रहे हैं। क्योंकि जब रिज़ल्ट आएगा तो वही लिखा हुआ नहीं आएगा कि इस व्यक्ति के गणित में फुल नंबर आए और इसके जीके में आए तो जीके वाले को सिलेक्शन दे दो, इसको रहने दो। एट द एंड ऑफ यानी कि लास्ट के अंदर अंत में क्या पूछते हैं लोग, क्या देखते हैं? क्या लोग ये देखते हैं कि आपके नंबर कितने हैं और आपने जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए क्या उनमें सारे क्वेश्चन बैठ पाए, मतलब ज़्यादा आपके नंबर आते कि नहीं आते? चाहे आप हिंदी से लेके आएँ, गणित से लेके आएँ, जीके से लेके आएँ या किसी भी सब्जेक्ट से लेके आएँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके नंबर किस सही जगह से आ रहे हैं। तो आपको ये देखना है पहले सबसे पहले कि यहाँ पे, इस जगह पे जहाँ आपका ये पेपर का अंदर ये नंबर है, इन नंबर में से आप किन जगह पे सबसे बेहतरीन कर सकते हैं। है ना? इन 6 पॉइंट के अंदर देखिए सबसे बेहतर आपकी स्ट्रैटेजी कहाँ हो सकती है? क्या आप राजस्थान जीके में अच्छा कर सकते हैं? क्या आप मनोविज्ञान में अच्छा कर सकते हैं? विद्यालय विषयों में अच्छा कर सकते हैं? शिक्षण विधियों में अच्छा कर सकते हैं? जीके अच्छा है, आप करंट पढ़ रहे हैं। तो इन चीज़ों में से आप देखिए और उसमें से आप डिसाइड करें कि आपको सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और क्या पढ़ना है। अब पहले कौन से पढ़ना है, बाद में कौन सा पढ़ना है, इसका निर्धारण कैसे होता है? तो पहले देखिए कि इसके अंदर 2-3 रूल लगते हैं। तो पहला रूल ये लगता है कि मान लीजिए कि अगर आपके एग्ज़ाम में जो है अभी 60 दिन है ना? तो इसका मतलब ये है कि अभी आप जो है 30 दिन जो है कुछ नई चीज़ें, कुछ मैं यहाँ कुछ लिख रहा हूँ, है ना? इसका मतलब ये नहीं कि आप सारा नया पढ़ने लग जाएँ। अब तो नया पढ़ने का समय तो गया है। जितने आपके पुराने नोट्स आप उनको पढ़िए, जो आपने पुरानी चीज़ें देखी हैं उनको देखिए, नया पढ़ने का समय है ही नहीं। अगर आप नया पढ़ने बैठेंगे, तो नया ही पढ़ते रह जाएँगे। हमेशा ध्यान रखिए, कम मटेरियल रखिए अपना। एक बार सारा-सारा जितना मटेरियल है उसको देख लीजिए, क्या उससे सारे क्वेश्चन बैठ रहे हैं क्या? अगर वो बैठ रहे हैं तो उसके बाद उसको एक एक जगह इकट्ठा कर लीजिए, अब उसी को बार-बार दोहरान करिए। अंतिम समय में अभी बहुत सारी किताबें चलेगी, नई-नई किताबें आएगी कि ये किताब आ गई, इसमें करंट अफेयर अच्छा है, इसमें शैक्षिक परिदृश्य अच्छा है, इसमें राजस्थान जीके अच्छा है, इसके अंदर साइकोलॉजी अच्छी है, तो आपको उसमें कहीं नहीं जाना। मान लीजिए कि आपके पास जो पुरानी बुक जिसको आप 2 साल से 3 साल से पढ़ रहे हैं या अभी आपने उसको पूरा पढ़ लिया, तो आपको उसी किताब को पढ़ना, नया तो जोड़ना ही नहीं है। है ना? नया तो पढ़ना ही नहीं। लेकिन मान लीजिए कि जैसे कि मान लो कि मुझे मुझे मनोविज्ञान के अंदर थोड़ी-सी दिक्कत महसूस हो रही है और मनोविज्ञान के अंदर जब मैं क्विज़ देता हूँ या टेस्ट देता हूँ, तब मुझे लगता है कि यार कि 20 नंबर में से मेरे केवल 8 नंबर ही आ रहे हैं। अब आप देखिए कि 8 को अगर सामान्य रूप से अगर लेके जाया जाए तो 12 नंबर तक ले जाया जा सकता है ना? 12 से 15 तक भी ले जाया जा सकता है। मैं बाकी सब में अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन अगर मेरा यहाँ पे कुछ नंबर बढ़ जाए, तो हो सकता है कि मेरा सिलेक्शन जो है वो तय हो जाए। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, किस जगह पे मैं कुछ दिन नया कंटेंट पढ़ सकता हूँ। कोई एक आधी छोटा-मोटा कोई नया टॉपिक पढ़ सकता हूँ, जहाँ मुझे दिक्कत आ रही है, जहाँ टेस्ट में गलत हो रहे हैं, वहाँ मैं उनको दे करके वापस इनको सही कर सकता हूँ। इस तरह से मैं नया कंटेंट पढ़ सकता हूँ, लेकिन बिल्कुल ही नई किताब लेके बैठ जाऊँ, वो बिल्कुल नहीं करना है। नई क्लास जॉइन कर लो, नया कोर्स खरीद लो। इस समय कोर्स खरीदने का समय नहीं है। इस समय आपको कोई किसी तरह का कोर्स नहीं खरीदना। कोचिंग वगैरह भी जा रहे हो, तो कोचिंग का समय इतना रखो कि आपका घर पे जाके पढ़ सको। 8, 10, 12 घंटे अगर कोचिंग चल रही है, तो वो किसी काम की नहीं है। क्योंकि अगर कोचिंग पढ़ाने से या कोचिंग में जाने से कोचिंग करना सही बात है, लेकिन उसके लिए एक समय है कि आपकी भर्ती में 4, 5, 6 महीने बच रहे हैं, तो आप जाके कोचिंग करिए। आपके पास अगर 2 महीने हैं, अब आप कोचिंग जा रहे हैं, अब आप कोचिंग जॉइन कर रहे हैं, अब आप कोचिंग ढूँढ रहे हैं, नई किताबें ढूँढ रहे हैं, तो फिर आप मान के चलिए कि इस भर्ती के लिए तो आप लेट हो गए।
फिर है ना? तो उस समय आप क्योंकि कोचिंग जाकर के या नई बुक पढ़ के या नया कोर्स लेकर के आप सिलेक्शन करना चाह रहे हैं, तब तो आप लेट हो गए। लेकिन आप देखिए अपने पे आत्मविश्वास रखिए क्योंकि आप ऑलरेडी 12th पास होंगे, उसके बाद आपने एचटीसी कर रखी होगी, तो इसका मतलब है कि आपको आधारभूत चीज़ें तो आती है। बस आपको मनोबल मजबूत करना है कि मुझे किन चीज़ों पे काम करना है। अगर आप उन चीज़ों पे काम करना स्टार्ट करेंगे, तो आप फिर हो सकता है कि आपके चांस है इसी भर्ती के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आपको पहले इन सारे विषयों के ऊपर ध्यान देना है। इन विषयों की आपको स्ट्रेटेजी बनानी है कि कहाँ कितना पढ़ना है, कौन-सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, कौन-सा बाद में पढ़ना है, इसको बनाइए। इसके अंदर 2 कॉलम बनाइए, एक आप बनाइए कमजोरियाँ, ठीक है? और एक बनाइए मजबूत, आपकी मजबूत क्या है? इसके अंदर आप सबको लिखिए कि मेरा जो है कमजोरी वाले पोर्शन के अंदर मैं लिख दूँगी, मेरा जो है मान लीजिए कि मनोविज्ञान जो है, साइकोलॉजी जो है वो मेरा कमज़ोर है। साइकोलॉजी मेरा कमज़ोर है। तो साइकोलॉजी कमज़ोर है तो मैंने इसको इधर लिख दिया और थोड़ा और उसी के साथ में मैंने इधर लिख लिया कि मेरा जो है आईटी वाला पोर्शन है वो क्या है, वो भी मेरा कमज़ोर है। लेकिन मेरा जो बाकी जो मजबूत पॉइंट मैंने यहाँ रखे। अब आप क्या करना है, कुछ समय यहाँ पे देना है इन कमज़ोरी को दूर करने के लिए और ज़्यादा समय यहाँ देना है, जहाँ पे आपकी मजबूतियाँ हैं। क्योंकि युद्ध जब लड़े जाते हैं तो वो कमज़ोरियों पे नहीं लड़े जाते, वो लड़े जाते हैं स्ट्रेंथ के ऊपर, यानी कि आप कितनी मजबूती से युद्ध कर सकते हैं। मान लीजिए अगर महाभारत के युद्ध में शस्त्र चुने जाए और भीम को कह दें कि आप तीर से लड़िए तो वो नहीं लड़ सकता, वो हार जाएगा वो। तीर बाण नहीं चला सकता वो गदा चला सकता है ना? तो वो गदा से ही लड़ेगा, तभी जीतेगा। तो आप ध्यान रखिए कि हमेशा जो है युद्ध जो लड़े जाते हैं, एग्ज़ाम जो लड़े जाते हैं, वो मजबूतियों पे लड़े जाते हैं। कमज़ोरियों को आप ठीक करिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें, लेकिन आपको अपनी मजबूतियों को नहीं छोड़ना है। तो आप सबसे पहले इनमें से देखें कि किनमें आपको आप अच्छा कर सकते हैं, किनमें आपको पढ़ने की ज़रूरत है और उसके बाद आप इस तरह से आप स्ट्रैटेजी बनाएँ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि कोण रणनीति यानी कि आपको 60-40 का रूल लगाना है। 60-40 का रूल क्या होता है? एक बार उसको समझ लेते हैं देखिए। 60-40 का रूल क्या होता है? एक बार हम लोग थोड़ा-सा मैं इसको ज़ूम कर लूँ, फिर हम इसको देखें। देखिए, तो इसके अंदर क्या होगा तो कोर रणनीति के अंदर हम देखना है कि 60-40 रूल के सिलेक्शन तय करने वाले भाग और स्कोरिंग भाग। सिलेक्शन तय करने वाले भाग का मतलब होता है जो अधिक नंबर के हैं। सिलेक्शन तय करने वाले भाग का मतलब है जिसका जो है मार्किंग बहुत ज़्यादा है ना? जिसका नंबर बहुत ज़्यादा है। जैसे आप देखेंगे कि राजस्थान जीके, परिदृश्य और आरटी कितने नंबर के बन रहे हैं? 180 नंबर के बन रहे हैं सारे मिला कर के, है ना? और ये देखेंगे ये कौन-सा स्कोरिंग भाग का मतलब ऐसा होता है कि जिनको पढ़ लिया तो नंबर आना तय है। यानी कि मैंने उसको पढ़ के चला गया तो इसका मतलब जैसे कि आप लोग जब 10th क्लास में बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे या 12th में करेंगे तो आप क्या करते थे कि सबसे पहले क्या करें कि यार ये एक एप्लीकेशन याद कर लेते हैं, है ना? एप्लीकेशन याद कर लेते हैं। एप्लीकेशन याद करते कितने नंबर रहेंगे? 5 आ जाएँगे। एक स्टोरी याद कर लेते हैं। स्टोरी याद की 5 नंबर आ जाएँगे, है ना? तो इस तरह से आप क्या करते हैं अनसीन पैसेज तैयार कर लेते हैं, सीन पैसेज तैयार कर लेते हैं। ये कौन-सी होती है? इनको बोलते हैं स्कोरिंग। है ना? लेकिन आप देखेंगे कि सिलेक्शन तय करने वाला पार्ट कौन-सा है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो मटेरियल आता है। इसका मतलब यहाँ 80% 180 नंबर जो है आपका 60% पेपर कहाँ से? राजस्थान जीके, प्रदेश और आरटीई से। है ना? और दूसरा जो हमारा विषय शिक्षण विद्या, मनोविज्ञान, आईटी। आप देखेंगे कि ये विषय है, यहाँ देखेंगे कि यहाँ राजस्थान का या किसी चीज़ का आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है। कोई भी व्यक्ति इनको तैयार कर सकता है और कोई भी व्यक्ति इनको बहुत आसानी से इनको कंप्लीट कर सकता है। देखो, जैसे इसके अंदर जो है, इसमें आपको जो सिलेबस का बड़ा भाग है और ये जो है इसके अंदर आपको तैयारी अच्छी करनी है क्योंकि ये पुरानी तैयारी चाहिए। तो इसके अंदर आप राजस्थान जीके के अंदर देखिए आप कौन-कौन से टॉपिक पढ़ सकते हैं, कितने क्वेश्चन कर सकते हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है वन-लाइनर करिए। डीप ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको ना तो वहाँ जाकर के लिखना है, ना वहाँ जाकर के आपको किसी को सुनाना है। आपसे वो फैक्ट पूछेंगे और आप मुझसे ब देखिए कि आपके घर के अंदर मान लीजिए कि आप एक बहुत संपन्न परिवार से आते हैं और आपके घर के अंदर सब चीज़ें हैं। तो मान लीजिए क्या प्रश्न बन सकते हैं? वो ये पूछ सकते हैं आपके घर में सदस्य कितने हैं, कौन क्या है, ये पूछ सकता है। वो ये तो नहीं पूछेगा कि देखिए कि आपके जो आपके और आपके पिताजी के बीच में संबंध कैसे हैं? आपके और आपके मामा जी के बीच में संबंध कैसे हैं? आपके घर के अंदर जो मेहमान आते हैं, वो आपके घर में आकर के किस तरह का बर्ताव करते हैं? अगर आप थ्योरी पढ़ने में बैठे हुए हैं, तो आप मान के चलिए कि आप वो चीज़ पढ़ रहे हैं जो किसी काम की नहीं। पद्मिनी रानी पद्मिनी का जो साका हुआ, उसकी क्या स्टोरी थी? कितने दिन किले के बाहर रहे? कैसे आए? घोड़े पे आए कि हाथी पे आए? उन सब स्टोरी को पढ़ने का एक मतलब होता है, लेकिन वो कब जब आपकी भर्ती के अंदर साल भर पड़ा हो, 6 महीने पड़े हो, 7 महीने पड़े हो। लेकिन मान लीजिए कि आपकी भर्ती तो है 2 महीने बाद और आप स्टोरियाँ पढ़ने बैठ रहे हैं, आप स्टोरियाँ याद करें। उस समय ऐसी चीज़ें ऐसी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं एक बहुत ही प्रतिष्ठित कोचिंग के अंदर जब आरएस के लिए हम कोचिंग कर रहे थे, तो उस समय पे वहाँ जो लास्ट में जब एग्ज़ाम की कुछ डेट बिल्कुल पास आ गई थी, कुछ चेंज हुए थे उस टाइम पे, तो उन्होंने कहा था कि सबसे जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड का इतिहास का पेपर बनाया था, तो वो सर को बुलाया गया था इतिहास पढ़ाने के लिए। और वो जब इतिहास पढ़ाने आए थे, तब उन्होंने
पढ़ाना स्टार्ट किया और उन्होंने राजस्थान मेवाड़ चालू किया। सुबह 7 बजे मेवाड़ चालू किया और दिन के 2 बजे मेवाड़ खत्म कर दिया उन्होंने। 6 घंटे में आप सोच सकते हैं मेवाड़ पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने पढ़ाया तो उससे प्रश्न बने, क्योंकि उन्होंने एक भी स्टोरी नहीं सुनाई। उन्होंने एक भी कहानी नहीं बताई कि कौन कब आया था, कौन किसने वो युद्ध किया था, किसने क्या कहा था, वो व्यक्ति कैसा था। उन्होंने फैक्ट क्वेश्चन लिखवाए, सारे फैक्ट किए और उनको पढ़ा और उनमें से आगे। इसका मतलब हमें क्या करना है कि राजस्थान जीके जब पढ़ने बैठे हैं, इसमें क्योंकि स्कोर ज़्यादा है, तो आप क्या करना है, अब केवल फैक्ट चीज़ें पढ़नी है। जितने वन लाइनर पढ़ सकते हैं, जितने वन लाइनर, मान लीजिए एक टॉपिक उठाया, मेवाड़ पढ़ाया, 500 वन लाइनर पढ़ लो। वन लाइनर वो होते हैं जो एक फैक्ट क्वेश्चन होते हैं, एक-एक लाइन के अंदर लिखा होता है। 500 पढ़ लिए, कितनी देर लगेगी आपको 500 पढ़ने में? मान लीजिए आपको 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे। 3 घंटे में अगर आप मेवाड़ पढ़ पा रहे हैं, तो आप समझिए कि आपने बहुत ही कम मेहनत के अंदर आपने काम कर लिया। ठीक है? आप क्विज़ सॉल्व कर लीजिए, आप प्रश्न सॉल्व कर लीजिए, आप फैक्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए। अब आप थ्योरी पढ़ने का कोई, जो नोट्स लिखते हैं वो भी वन लाइनर होता है, आपने अपने नोट्स पढ़ लीजिए, है ना? तो इस तरह से आपको यहाँ तैयारी करनी है और इनके ऊपर आपको बहुत फोकस देना है, क्योंकि अगर आपने ये यहाँ पढ़ा, तो आप मान के चलिए ये यहाँ से पढ़ा और यहाँ से प्रश्न आएगा, तो आपका निश्चित रूप से आपका जो प्रश्न है वो सही हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले मुझे जो लगता है, मेरा जो मानना है कि हमें वहाँ तैयारी करनी चाहिए जहाँ पे है। मान लीजिए कि यहाँ मैं 2 एक एग्ज़ाम्पल लेके देखते हैं कि यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। एक तो मान लीजिए इस जगह पे 2 चीज़ें हैं कि मुझे एक यहाँ पे एक छोटे बच्चे, मतलब किसी चीज़ को पकड़ना है। मान लीजिए आप कि जो अ, मुझे यहाँ पे एक एक गाय गाय है उसको पकड़ना है और एक मुझे इस जगह गाय को पकड़ना है ना? ये बहुत तेज़ दौड़ती है, दो बहुत तेज़ भागती है। आप मुझे बताइए कौन से वाली जगह पकड़ना आसान है? ए में या बी में? ए में नहीं पकड़ सकते। हो सकता है ये खुला खुला ले लेते इसको, है ना? ये खुला मैदान है, पूरा-पूरा खुला मैदान है और बहुत बड़ा है और खुला मैदान है। ये कहीं भी जा सकती है। लेकिन यहाँ पे ये चारदीवारी और ये है। आप देखिए ये वाला जो भाग है स्कोरिंग वाला, ये चारदीवारी में बंद है। आप ये साइंस के अंदर क्या इनोवेशन कर देंगे? आपको कोशिका पढ़नी है, आपको जो है अम्ल क्षार पढ़ने हैं, उसमें आप नए अम्ल कहाँ से लेके आ जाएँगे? तो इसका मतलब ये वहाँ पे कंटेंट बिल्कुल शॉर्ट है, वहाँ कंटेंट डिसाइडेड है, वहाँ कंटेंट का जो है एक्सटेंशन नहीं किया जा सकता, वहाँ कंटेंट को बढ़ाया नहीं जा सकता, नया भाग जोड़ ही नहीं सकते आप, है ना? 1960 की जो किताब लिखी है कि साइंस की वही चल रही है, उसी के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं, वही नियम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है कि ये वाले पोर्शन को आपको सबसे पहले तैयार करना है और इसको अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। उसके बाद आप इस वाले पार्ट को भी तैयार करें, इस वाले पार्ट में जब आएँगे तो आप देखेंगे इसके अंदर आप वापस कौन-सी चीज़ों में अच्छे हैं। राजस्थान जी के आप ये ज्योग्राफी आप पढ़िए, ज्योग्राफी के अंदर भी कंटेंट बिल्कुल सीमित है, अगर 2 या 3 टॉपिक को छोड़ दें। इतिहास को आप थोड़ा पीछे रखिए, कल्चर के अंदर टॉपिक बिल्कुल शॉर्ट है। तो सॉरी, इस तरह से अगर आप करेंगे तो आप निश्चित रूप से, मैं कह रहा हूँ कि इस तरह से आप इस रणनीति के अंदर सफल रहेंगे और आप अच्छे स्कोर कर पाएँगे। तो आपको यहाँ से आपको बिल्कुल इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि आपको किस टॉपिक को पहले पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये आपके माइंड में हो जाना चाहिए। आपको पहले दोनों ये चीज़ें ध्यान रखें, जब आप तैयारी करने बैठे तो एक बार प्लानिंग कर लीजिए। बिना प्लानिंग के चले और अगर गलत चले, एक बहुत अच्छी कहावत है जापान के अंदर कि अगर आप गलत ट्रेन में बैठ जाते हैं तो जितना जल्दी उससे उतर जाइए। क्योंकि अगर आप जितना ज़्यादा देर उसमें बैठे रहेंगे तो आपको वापस से आने में भी उतना ही समय लगेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप गलत ट्रेन में बैठे हैं, गलत रणनीति से चल रहे हैं, गलत स्ट्रैटेजी से चल रहे हैं, तो उसको तुरंत चेंज कर लें ताकि हमें वापस ज़्यादा समय नहीं लगे वापस पीछे आने में। अगला आप देखिए आप कि अब हमारे पास जो दिन बचे हैं उसके अंदर आपको किस तरह से तैयारी को करना है। पहला है आपको कि पहले आपको रिवीजन करना है ना? फिर इसके बाद आप टेस्ट दीजिए और अंतिम चयन के बाद आप 11 दिन के बारे में हम आगे जो थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। देखिए चलिए पहला है हमारा रिवीजन, हमें 35 दिन तक जो है रिवीजन पे देने हैं। 35 दिन हम क्या करेंगे? केवल रिवीजन करेंगे। तो 35 दिन जब हम रिवीजन करना चाह रहे हैं, 1 मिनट में वापस चेक कर लूँ कि सब कुछ ठीक चल रहा है। देखिए, तो इसके अंदर आपको रिवीजन जो है आपको मान लीजिए 35 दिन आप लेते हैं, इसमें आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो आप जी राजस्थान जीके, है ना? स्कोरिंग विषय को 4 घंटे राजस्थान जीके पढ़िए, स्कोरिंग विषय को 3 घंटे पढ़िए, जिस ये क्योंकि कम समय में हो जाएगा और 1 घंटा करंट अफेयर पढ़िए। अब ये देखिए इसको आप किस तरह से बना सकते हैं। मैंने जितने साल तैयारी की और उन सब सालों के अंदर अगर मान लीजिए अगर मैं एक चीज़ मैं कह सकता हूँ कि जो मैंने खोजी है या जिस चीज़ को मैंने जाना है, तो वो है कि पढ़ने का टाइम टेबल 1 दिन के अंदर किस तरह से टाइम टेबल बनाना चाहिए। तो चलिए एक बार हम यह कोशिश करते हैं और मैं बनाने का बताता हूँ आपको। देखिए एक बार, मान लीजिए कि यहाँ पे मैं थोड़ा-सा इसको इधर साइड में ले लेते हैं ताकि हमें यहाँ पे जगह मिल जाए। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो 6 घंटे पढ़ रहा है ना? 6 घंटे जो है वो पढ़ रहा है। 6 घंटे पढ़ने में उसको अब उस 6 घंटे की तैयारी को उसको किस तरह से उसको मैनेज करना चाहिए, ये हम देखने वाले हैं। देखिए एक बार मैं अपने आपको यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें जो है बिल्कुल साफ दिखने लग जाए।
6 घंटे पढ़ अगर मान लीजिए 6 घंटे पढ़ाई कर रहा है, तो उसको देखिए उसको अपने समय को क्या करना चाहिए 3 भागों में डिवाइड कर लेना चाहिए। 3 भाग में डिवाइड कर लेना चाहिए। कौन से 3 भाग हो सकते हैं देखो, पहला भाग ये वाला है, दूसरा भाग ये है। आप देखेंगे बीच वाला भाग मैंने ज़्यादा रखा, है ना? ये आपका 20% भाग हो गया पूरी तैयारी का, ये आपका 20% भाग हो गया, है ना? और ये आपका 40% भाग हो गया, ठीक है? यानी कि अगर मैं देखूँ पूरे घंटे तो मेरा 1 घंटा यहाँ पे, 1 घंटा यहाँ पे और मैं 4 घंटे लगभग, है ना? ये परसेंट पे नहीं जा रहे, आप घंटों में चले जाइए, आप थोड़ी देर थोड़ा रहेगा। अब ये अगर आप देखें कि यहाँ मैंने अगर डिसाइड किया है कि मैंने 3 चीज़ें ले ली है, 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है। अब इसके अंदर मैं क्या-क्या चीज़ें ले सकता हूँ? तो देखिए इसके अंदर मैं क्या ले सकता हूँ कि सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा और ये दिन में जो है 4 घंटे। अब इसको समझना बहुत आसान है कि यहाँ पर जो है कि यहाँ पे क्या करना है कि जैसे सुबह आप वो चीज़ें पढ़िए जिनमें फैक्ट आते हैं। शाम को वो पढ़िए जो आप चीज़ें हर दिन पढ़ने की ज़रूरत है और दिन में वो पढ़िए जो आपको जिसमें आप कमज़ोर हैं। देखिए मान लीजिए जैसे पेपर बनता है, पेपर के अंदर 2 चीज़ें आती हैं। 2 पार्ट हो सकते हैं एक पूरे सिलेबस के अंदर, है ना? एक हो सकता है फैक्ट, एक होती है थ्योरी, है ना? यानी सिद्धांत। फैक्ट क्या हो गए? जैसे साल हो गए, नाम हो गए, ईयर हो गए या किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी हो गई, तो ये सब कुछ किसमें आते हैं? वो फैक्ट में आते हैं। और थ्योरी में कौन आती है? जैसे कि आपको समझने वाली चीज़ें हैं कि गति के नियम क्या है, किस तरह से, तो इस तरह की चीज़ किसमें थ्योरी में आती है। फैक्ट को हर दिन पढ़ना पड़ता है ना? फैक्ट को हर दिन पढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर आप थ्योरी को एक बार पढ़ ले, कहानी को एक बार समझ ले, तो उसको हर दिन पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है ना? हर दिन पढ़ने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इसको आपको हर दिन पढ़ना पड़ेगा। है ना? समझ में आया आपको? फैक्ट को आपको हर दिन पढ़ने की ज़रूरत नहीं, पढ़ने की ज़रूरत होती है, लेकिन इसको पढ़ अब आप क्या करेंगे, सुबह उठते पहले एक अलग से अपनी कॉपी बनाएँगे और उस कॉपी के अंदर आपको क्या करना है, ये सारे फैक्ट लिखने हैं। है ना? ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख लिया कि मैंने सारे युद्ध जो है, युद्ध के साल लिख लिए मैंने, नाम लिख लिए, है ना? खोजकर्ता लिख लिए, ठीक है? और इसी तरह सिद्धांत सिद्धांत के प्रदाता लिख लिए और इस तरह के जितने फैक्ट वाले के प्रश्न बनते हैं, मैं क्या करूँगा, इस वाले जगह पे लिख लूँगा। नीचे क्या करूँगा मैं, नीचे ऐसी चीज़ें पढ़ूँगा जिनको जो मेरा ओकेब बढ़ा है, जिससे मुझे बड़े जैसे कि हिंदी मैंने हिंदी लिया तो हर दिन मैं विलोम से और पर्यायवाची पढ़ रहा हूँ। इंग्लिश पढ़ रहा हूँ मैं इस जगह जहाँ पे मैं एंटीनोम, सिनोनिम पढ़ रहा हूँ यहाँ पे और हर दिन मैं आधा घंटा जो है गणित को जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ इस जगह पे और उसके साथ में हिंदी, इंग्लिश, गणित तो क्या और इसके साथ में आप जो कुछ आपको अगर लगता है कि हाँ, कि मुझे यहाँ पे पढ़ने की और ज़रूरत है तो उसको आप यहाँ जोड़ 1 घंटे के अंदर। अब ये 4 घंटे क्या होंगे? ये 4 घंटे जो होंगे आपके, ये 4 घंटे सबसे महत्वपूर्ण। इसके लिए आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि मुझे कौन से दिन क्या पढ़ना है और दिन के मैं जो 4 घंटे वो ही पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए आपने पूरे 60 दिन का या 30 दिन का टाइम बना दिया कि जीके पढ़ना है मुझे और इसके साथ में मुझे साइकोलॉजी पढ़नी है ना? यहाँ हर वो सब्जेक्ट आएगा जो आपको टाइम टेबल के अकॉर्डिंग होगा। ये दोनों पार्ट आपके टाइम टेबल के भाग नहीं। ये तो हर दिन पढ़ने वाले हैं, यानी कि ये इनके लिए आपको कंटेंट डिसाइडेड रखना है और बार-बार हर दिन आपको उठते रटना है। कंप्यूटर की शॉर्ट की याद करने के लिए आपने एक पेपर पे लिख लिया, आपने संविधान के अनुच्छेद लिख लिए, आपने युद्धों के नाम लिख लिए, आपने पुस्तकों के नाम लिख लिए, लेखकों के नाम लिखे और आप हर दिन सुबह उठे और इनको रट रहे। जो रटने वाला काम है वो हर दिन आप उठेंगे यहाँ करेंगे, सुबह उठे और चालू किया आपने और रटना स्टार्ट कर दिया, है ना? और इस जगह आप जो क्या करेंगे वो आपकी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप चलेंगे। टाइम टेबल में जैसे मान लो आज मुझे जीके पढ़ना है तो आप अपने जीके के नोट्स पढ़ रहे हैं, आप क्विज़ दे रहे हैं, आप टेस्ट दे रहे हैं। इस तरह की आप चीज़ें यहाँ पे करिए और ये टाइम टेबल इतना सटीक है कि आपके लगभग विषय जो है आपको जो एक हेजिटेशन होता है कि इतने कम समय में क्या कैसे कवर करूँगा, तो वो वाले विषय वो दिक्कत भी आपकी यहाँ खत्म हो जाएगी। बिल्कुल 101% वो यहाँ से खत्म हो जाएगी। उसका कारण ये है कि देखिएगा अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके जो सारे रटने वाली चीज़ें यहाँ आ गई और हिंदी, इंग्लिश और गणित यहाँ आ गया, तो आप देखिए 3 सब्जेक्ट दिए घट गए। एक विषय को अगर आप यहाँ जैसे कि करंट अफेयर को यहाँ ले लें और इसके साथ में आप एक टॉपिक को ले लें, तो आप देखिए 5 टॉपिक तो आप हर दिन पढ़ रहे हैं, तो इसमें सबसे कम मेहनत हो रही है और आपके सबसे ज़्यादा नंबर आने के चांसेस में। बचे हुए सब्जेक्ट जो कमजोरी है आपको यहाँ आप तय करिए और ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। इसको आप ज़रूर से क देखिएगा, ज़रूर से करिएगा, ठीक है? तो ये आपको मैंने थोड़ा-सा एक बार बताया, ये मेरे अनुभव है जो मैं इतने सालों से मैंने जो दिया उसके अंदर। तो आपको ये इस तरह से आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। आगे देखेंगे आप लोग टेस्ट और आपको ये सबसे बड़ा पार्ट क्योंकि जब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं? नोट्स पढ़ते रहे, नोट्स याद करके आए, बुक याद कर लिया, सब कुछ याद कर लिया लेकिन प्रैक्टिस नहीं की। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो आप पता ही नहीं कर पाएँगे कभी भी कि आपका कमज़ोरी क्या है, आप सबसे वीक किस पॉइंट के अंदर है, आपको क्या नहीं आता है। तो आप क्या करना है हर दिन जो है आपको एक कंप्लीट मॉक टेस्ट देना है। लास्ट के 21 दिन की बात करें हम लोग, है ना? जब लास्ट 21 दिन बच जाएँगे, जनवरी में आ जाएँगे, तो आपको क्या करना है हर दिन एक मॉक टेस्ट देना है। एक मॉक टेस्ट आपको हर दिन ज़रूर देना है।
मॉक टेस्ट क्या करता है? मॉक टेस्ट जो होता है, आप लोग जो उपचारात्मक शिक्षण हम जब पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है कि एक व्यक्ति जो पढ़ रहा है, वो ये कमजोरियाँ पता करता है अपनी, कि कमजोरियाँ पता की उसने, और कमजोरियाँ पता करने के बाद में उसने उन कमजोरी के ऊपर काम किया, है ना? और कमजोरी के ऊपर काम करते-करते क्या करता है, वो उन कमजोरी को ठीक कर लेता है और वो क्या करता है और ज़्यादा बेहतर होता है। मान लीजिए कि पहले दिन मैंने क्या किया, पहले दिन मैंने एक मॉक टेस्ट दिया पहले दिन और मेरे 110 नंबर आए। और मैंने देख लिया कि मेरे जो है नंबर कहाँ कटे, 110 क्वेश्चन सही हुए, 110 नंबर आने का मतलब 110 क्वेश्चन सही हुए, मान लीजिए मेरे 220 नंबर यहाँ पे आ गए। अब 220 नंबर के बाद मैंने देखा कि मेरे जो है करंट अफेयर में जो है करंट अफेयर के अंदर जो है मेरे नंबर कट रहे हैं। उसी के साथ मेरे कंप्यूटर के अंदर नंबर नहीं आ रहे हैं और साइकोलॉजी में है। अब मैं क्या करूँगा, अगले आने वाले 1 या 2 दिन, 3 दिन जो क्या करूँगा, मैं बस इन्हीं टॉपिक को कवर करूँगा और वापस मॉक टेस्ट दूँगा। अगली बार मेरे प्रश्न जो है 250 पे चले, वापस मैं कमजोरी निकालूँगा, कहाँ मेरे गलत हो रहे हैं। मैं लिखता जाऊँगा कि 3 तरह की चीज़ें लिखिए आप। जब भी पेपर सोल्व करते हैं, मॉक टेस्ट अगर आप करते हैं और अगर आप मॉक टेस्ट देने के बाद में आपने मॉक टेस्ट बंद कर दिया और वापस से बैठ गए, तो फिर आप कुछ नहीं करेंगे। आप वो मॉक टेस्ट मत दीजिए, टाइम वेस्ट है वो। मॉक टेस्ट देने के बाद 3 चीज़ें करिए। क्या-क्या 3 चीज़ें करनी चाहिए आपको? मॉक टेस्ट देने के बाद 3 चीज़ें कौन-सी करनी चाहिए? देखो, मॉक टेस्ट आपने दिया, है ना? मॉक टेस्ट आपने दिया, उसके बाद आप देखिए अपनी जो गलतियाँ हैं, गलतियों को आप 3 पार्ट में डिवाइड करिए, 3 पार्ट में डिवाइड करिए। पहले तो यहाँ लिखें कि नहीं आता था। दूसरा है कि आता हुआ तो क्या, है ना? और तीसरा जो है आपका उसके अंदर है वो सिली मिस्टेक, जो आप चीज़ों से आपने नहीं पढ़ा था या इस तरह से सिली सिली मिस्टेक यहाँ पे लिख देंगे। देखो, नहीं आता था, अब नहीं आता था, उसका तो कुछ नहीं कर सकते, उसको तो वापस से पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना? तो इस वाले को तो आपको क्या करना है, इस वाले टॉपिक को तो आपको पढ़ना है ना? वापस से पढ़ना है ना? नए टॉपिक या नई अप्रोच लगा के पढ़िए, क्योंकि अगर आपको 1-2 टॉपिक ऐसे बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, तो उनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उससे आप नहीं छोड़ के जा सकते। कम से कम मान लीजिए उससे 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, पढ़ेंगे तो 1 क्वेश्चन तो और आने लगेगा। आता हुआ गलत हुआ, है ना? जैसे कि आपने क्या हुआ कि ऑप्शन नहीं पढ़े, है ना? ऑप्शन सही से नहीं पढ़े और डायरेक्ट जाके टिक कर दिया, उससे बेहतर ऑप्शन वहाँ पे दूसरा था, है ना? या फिर आप कन्फ्यूज़ हो गए, या फिर आपको ज़्यादा जो उसके अंदर जो है यहाँ पे जो नहीं यहाँ हम जो है सिली मिस्टेक को इसी वाले के अंदर ले लेते हैं। एक चीज़ और यहाँ हम ऐड कर लेंगे, थोड़ा-सा अच्छा पॉइंट है वो, है ना? नहीं को नहीं पढ़ा हमने, नहीं लिखा हुआ था प्रश्न के अंदर और उसको हमने नहीं पढ़ा, और इस तरह से हमने क्या किया, कुछ गलतियाँ यहाँ पे कर दी। तीसरा है कन्फ्यूजन वाला, है ना? कि आपको जो है, जो संशय जिसमें होता है कि ए होगा कि बी होगा, ए होगा कि बी होगा, इस तरह के अगर आपको संशय होते हैं, तो वहाँ क्या करना चाहिए? देखिए, अगर नहीं आता था उसको वापस पढ़िए, आते हुए गलत हुआ है तो उनके कारण लिखिए कि मैंने प्रश्न सही नहीं पढ़ा, और उसके लिए आप अपने लिए कुछ फीडबैक लिखिए कि प्रश्न को मैं 2 बार पढ़ूँगा, प्रश्न को मैं 2 बार पढ़ूँगा, नहीं को हमेशा 2 बार पढ़ूँगा, ठीक है? और क्या पूछा करूँगा, प्रश्नों को एलिमिनेट करके लास्ट ऑप्शन निकालूँगा, चारों ऑप्शन को हमेशा पढ़ूँगा। इस तरह से आप इस चीज़ को करिए। लास्ट के अंदर ये जहाँ ये संशय होता है, इस वाले टॉपिक को तय करने का है कि आप उस टॉपिक से रिलेटेड क्या करें, 2 क्वेश्चन और कर लें। 100 एमसीक्यूज़ कर लो आप। तो एमसीक्यूज़ करने के बाद में डाउट आने को, जैसे मान लो अक्षांश और देशांतर के अंदर आपको डाउट चलता है कि यार अक्षांश होगा कि देशांतर होगा। मान लीजिए आपको जो है मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद में आपको कन्फ्यूजन होता है, आपको जो योजनाओं में कन्फ्यूजन होता है, सालों में कन्फ्यूजन होता है, तो आप क्या करें, उनके प्रश्न कर लीजिए। जिसके जितने प्रश्न करोगे उतनी बार वो तैयार होता जाएगा, उतनी जल्दी वो ठीक होता जाएगा और आप वापस से आपका वो जो है वो गलत होने वाला, संशय होने वाला है, डाउट आने वाला जो है कि 2 चीज़ के अंदर फँस जाने वाला है, जो द्वंद वाला विषय जो खत्म हो जाएगा। अगर नहीं आते आ रहा है उसको पढ़िए, और आते हुए गलत, आते हुए अगर आपको 5 प्रश्न गलत हो गए तो आप घर आके आंसर की मत मिलाना। घर आके आंसर की मिलाने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर आता हुआ आप गलत करके आए हैं। ठीक है? अगर आपके आते हुए 5 गलत हो गए तो आपका वही रिज़ल्ट निकल गया कि अब सिलेक्शन के अंदर बहुत मुश्किल आने वाली है। क्योंकि जो आ रहा था जिसमें आपने मेहनत किया, आप उसको गलत करके आ गए, तो फिर तो हो सकता है कि आप काफ़ी नंबर से पीछे रह जाएँगे। तो ये सबसे ध्यान रखें, इस वाले टॉपिक पे आपको बहुत ध्यान रखना है। इसको आप लिखिए और हर दिन एक शीट बनाइए, कंपैरेटिव शीट बनाइए कि मेरे पहले वाले टेस्ट में कितने नंबर आए, दूसरे वाले में कितना है, मुझे कितना टाइम लग रहा है, तो वो आपको करना है। ठीक है? एक बार ये वाला आप देखिए इसके अंदर कि हर दिन आपको फुल मॉक टेस्ट देना है, 150 प्रश्न का देना है। ओमआर शीट पे गोले भरिए, अभ्यास करिए। 2 घंटे का टाइमर लगाकर बैठे हो, देखिए कितनी देर में हो रहा है, और 2 घंटे का विश्लेषण करें और पता करें गलती क्या हुआ, तुक्का क्यों लगाया, किस वजह से, जो इन सब चीज़ों आप जो हमने बात करी उनके ऊपर आप बात करेंगे, तो यहाँ से भी आपको बहुत मदद मिलेगी इस चीज़ को समझने में। आगे देखिए, लास्ट टाइम में आपको क्या करना है, लास्ट दिन 11 बजे, तो इसके अंदर आपको क्या करना है कि अपना आत्मविश्वास रखना है। देखिए कि अगर आपको ही नहीं लग रहा है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो मान के चलिए कि फिर किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट को, सिलेक्शन बोर्ड को या समाज को एक कहीं कहीं फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो 5,000 लोग कौन होंगे जो टीचर बनेंगे।
वो आप हैं कि नहीं है या आप होंगे कि नहीं होंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि आप क्या टीचर बन सकते हैं, तो सबसे पहले आपको लगना चाहिए कि हाँ, कि मैं बन सकता हूँ। इस बार मेरा सिलेक्शन तो हो गया होगा, किसी और का हो नहीं, वो मेरा होगा। आप आप नहीं कह सकते कि मैं सिलेक्शन किसी को होगा। एक चीज़ समझिए कि पूरी दुनिया के अंदर या राजस्थान में, भारत के अंदर कोई ऐसा एक व्यक्ति नहीं है, जिसको ये पता हो कि सिलेक्शन कैसे होता है। कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि सिलेक्शन किससे होता है, पढ़ने से होता है कि तुक्के लगाने से होता है कि किस्मत से होता है कि देवता-देवड़ी के दुःख देने से होता है कि भगवान के जाने से होता है कि या किससे होता है। तो कोई नहीं बता सकता कि सिलेक्शन कैसे होता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, है ना? आप कैसे कह सकते हैं आपका सिलेक्शन नहीं होगा? नहीं होने की आप जो भविष्यवाणी कर रहे हैं कि नहीं यार कि मेरी तो तैयारी नहीं है, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। अगर तैयारी नहीं होने से सिलेक्शन नहीं होता है, तो जिनकी तैयारी थी उनका क्यों नहीं हुआ? तो इसका मतलब तैयारी भी इतना जो है वो बड़ा रोल प्ले नहीं करती कि मेरी तैयारी है, मैंने सब कुछ पढ़ रखा है, तो इसका मतलब कुछ और फैक्टर भी होते होंगे। तो आपको इस तरह से आपको मोटिवेट रखना है, नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू नहीं हो जाना कि पढ़ ही नहीं रहे हैं और बिल्कुल पॉजिटिव होके चलेगा और आपको लग रहा है कि नहीं मेरा सिलेक्शन तो हो जाएगा। पढ़ा भी नहीं मैंने कुछ बहुत तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो भी नहीं करना है। आप अपनी जो आपके हाथ में है, आप क्या कर सकते हैं? 2 महीने आप पढ़ सकते हैं, आप नोट्स बना सकते हैं, अच्छी स्ट्रैटेजी कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दे सकते हैं, है ना? अच्छे लोगों के साथ संपर्क में रहिए, सही लोगों से राय लीजिए, तो आपको लगेगा कि हाँ यार, इस व्यक्ति ने मुझे सही राय दी है, तो हो सकता है कि मेरे यार इस तरह से काम करूँ, तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप लोग ये ज़रूर रखें कि आत्मविश्वास आपको बनाए रखना है, मोटिवेटेड रहना है। मोटिवेटेड रहने के लिए शायरी नहीं सुने, मोटिवेटेड रहने के लिए मोटिवेशनल गाने हो सकता है एक आधा आपको सुन लिया तो सुन लिया, है ना? बेकवास लोगों की जाकर के आपको यूट्यूब पे देखने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल अपने आप पे रखिए कि हाँ, कि मैंने तैयारी की है और मेरा सिलेक्शन होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? कि नहीं होगा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन आत्मविश्वास हमेशा बनाए रखें, हमेशा कॉन्फिडेंट रहें कि हाँ, कि अगर आपके एक बुक है शिव खेड़ा की, यू कैन विन के नाम से। तो उसके अंदर वो कहते हैं कि अगर आप पूरे विश्वास से कहें कि ये पहाड़ मेरे सामने से हट जाएगा और आपको इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है, तो आप मान के चलिए कि वो पहाड़ आपके आगे से हट जाएगा। ठीक है? तो आत्मविश्वास बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आपको एक बार तो 100% आपको ये कर लेना है कि मुझे जो है आत्मविश्वास बनाए रखना है कि मेरा सिलेक्शन होगा। वो कैसे होगा, क्या होगा वो परमात्मा जाने, मुझे क्यों सोचना उसका? वो अपना काम करे, मैं अपना काम करूँगी, मैं सोचने का काम है, तो मैं सोच रहा हूँ और मुझे पता है कि मेरा सिलेक्शन होगा। दूसरा है कि आपको जो है नया नहीं पढ़ना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है ना, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जहाँ रुकने की ज़रूरत है वो नया नहीं पढ़ने की। मान लीजिए मैंने 2 महीने पहले जितनी तैयारी करनी थी कर ली, जो मेरे नोट्स हैं, बार-बार मैं उन्हीं को पढ़ रहा हूँ। एक दिन आपको पता चले कि आपके नोट्स में से ही सब कुछ आया है, लेकिन आप नोट्स ही नहीं पढ़ पाए, हर दिन नई किताब ढूँढ रहे थे, नए टॉपिक देख रहे थे, नया वीडियो देख रहे थे, तो आपको ये जो है, ये वाला काम नहीं करना है। नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है? रिवाइज़ करिए, शॉर्ट नोट्स, मॉक टेस्ट से गलतियों को दोहराएँ। मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, मॉक टेस्ट अगर आप लोग नहीं दे रहे हैं, तो अभी देना स्टार्ट कर दीजिए। अगर मॉक टेस्ट नहीं दे रहे, तो आपका सिलेक्शन में मान के चलिए कि आपके 50% चांस कम हो जाते हैं। मॉक टेस्ट आपके 50% आपको आज बता देगा कि आप कितने गहरे पानी में हैं। आपके 110 नंबर आ रहे हैं, 120 नंबर आ रहे हैं और आपको पता चल जाएगा यार कि ये नंबर जो आ रहे हैं, वो कितने आ रहे हैं, मेरे मुझे कितनी तैयारी करने की ज़रूरत है। तो मॉक टेस्ट देकर के आप अपनी वास्तविकता से आप इस फ़हमी में नहीं रहे कि आप बहुत होशियार हैं। आप इस गलतफ़हमी में नहीं रहे कि आपको सब कुछ आता है, आपने सब पढ़ रखा है, आपके पास सबसे बेहतरीन किताबें हैं, आप सबसे बेहतरीन यूट्यूबर से पढ़ रहे हैं, आप बेहतरीन टीचर के पास पढ़े हैं। अगर इस तरह से सिलेक्शन होता, तो मैं कह रहा हूँ कि जो सबसे बेहतरीन कोचिंग में सबसे बेहतरीन टीचर पढ़ा रहे हैं, सारे सिलेक्शन उनकी कोचिंग से होते। लेकिन आप मान के चलिए कि 60% सिलेक्शन उनके होते हैं जिन्होंने कोई कोचिंग जॉइन नहीं करी, वो घर से पढ़ रहे हैं। क्योंकि वो क्या करते हैं, वो अपनी स्ट्रैटेजी से चलते हैं, वो अपनी कमियों पे काम करते हैं, वो अपनी स्व केंद्रित अभी रणनीति से चलते हैं। वो किसी एक टीचर ओरिएंटेशन से नहीं चलते हैं, वो शिक्षक केंद्रित प्रवृत्ति से नहीं चलते हैं। तो आपको भी क्या करना है, जैसे हम बाल केंद्रित शिक्षा पढ़ते हैं, वैसे आपको स्व केंद्रित के ऊपर चलना है कि आप किस तरह की चीज़ों में कमज़ोर हैं, कहाँ आपको काम करने की ज़रूरत है, आप वहीं काम करें। ठीक है? दूसरा कि अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, 7 से 8 घंटे नींद ज़रूर लें। केवल पढ़ने में आप अपने स्वास्थ्य खराब नहीं करें, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप सो नहीं रहे हैं, तो मान के चलिए कि सारा काम सीपीयू का तो है। अगर मॉनिटर ही गर्म हो रहा है, सीपीयू काम नहीं कर रहा, तो आप कितना क्या पढ़ लेंगे, क्या याद कर लेंगे उस समय? तो आप ध्यान रखिए कि आपको क्या करना है कि नींद ज़रूर से लेनी है। टाइम टेबल बनाएँ कि मुझे क्या करना है, 10 बजे तो सोना है और सुबह आराम से मैं 6 बजे उठूँगा, 10 से 6 की मुझे नींद लेनी है। इस समय मैं कोई विचार नहीं करूँगा सिलेक्शन का, जीके का, टॉपिक का। अच्छी नींद लीजिए, शायद तैयारी करके सोइए, अगले दिन का प्लान करके सोइए। बिना प्लानिंग के मत सोइए। ये बहुत जो है हम हमारे आस-पास के परिवेश के अंदर ये चीज़ें कभी सिखाई नहीं जाती कि हमें अगले दिन की क्या तैयारी करके सोना है। आप क्या करें, पहले ही एक टाइम टेबल बना लें कि मुझे कल क्या करना है। जैसे कल मैं सुबह उठूँगा और जीके पढ़ूँगा, एक मॉक टेस्ट दूँगा, ठीक है? रिवीजन करूँगा, ये मैंने लिख कर के मैं सो गया और कितने बजे करूँगा, क्या करूँगा, सब कुछ मैंने देख लिया कि मुझे एक क्लास देखनी है, एक टेस्ट देना है, एक ऑनलाइन ये करना, करके सो गए।
जितना आप निश्चिंत होकर सोएँगे उतनी अच्छी नींद आएगी, जितनी अच्छी नींद आएगी अगले दिन उतना अच्छा दिमाग काम करेगा और उतने आपके रिज़ल्ट आएँगे, पॉज़िटिव रहिए, नकारात्मक लोगों से दूर रहें, ठीक है? तो अब आपको ये चीज़ों पे बहुत ज ज ज़रूर ध्यान देना है, नींद पूरी निकालनी है, नोट्स पढ़ने हैं, रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट देना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है और आत्मविश्वास बनाए रखना है। ये टॉपिक हमारे हो गए सबसे इम्पोर्टेंट। आगे देखेंगे, अगला देखिए सिलेक्शन के लिए 5 नियम कौन-कौन से हैं, कि कौन-सी 5 जो अगर हम लोग करें तो आपके लिए जो है सिलेक्शन जो हो जाएगा। तो पहला है नकारात्मक अंकन का नियंत्रण। पहला है कि तुक्का तो ज़हर है, इसको तो आप लोग घोट के पी लो, है ना? ज़हर को नहीं पीना है, ये सब सीख को पीना है कि तुक्का तो लगाना ही नहीं। मान के चलिए तुक्का लगाने से सही होता तो फिर तो तैयारी और कोचिंग ही नहीं चलती, फिर तुक्का सेंटर चलते कि तुक्के कैसे लगाए जाते हैं, ये हम आपको सिखाते हैं तुक्के किस तरह से लगाएँ। तुक्के लगाने के 10 आसान तरीके, है ना? तुक्के लगाने की क्विज़ें होती है, लोग तुक्के लगा रहे हैं। तुक्के तो नहीं लगते हैं, आप लगा के देख लें, एक टेस्ट लें और उसके बाद तुक्के लगा के देख लें और कितने नंबर आ रहे हैं। तो तुक्के नहीं लगाने, आपको 150 में से 150 प्रश्न भी नहीं करने क्योंकि माइनस मार्किंग है, तो उसके अंदर आपको क्या करना है, एक्यूरेसी पर फोकस करना है, कितनी एक्यूरेसी आ रही है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं 150 प्रश्नों से मुझे 110 प्रश्न तो आ गए, एक बार में। एक बार पढ़ा और ऐसे फैक्ट 110 मुझे पता है कि 100 एंड 100% मेरा जो ये प्रश्न है सही है। मैंने ऐसे 110 प्रश्न कर लिए। वापस से पढ़ा और मैंने ऑप्शन को काटा तो मुझे 10 प्रश्न और आ गए, तो 120 प्रश्न हो गए, है ना? अब हो सकता है कि मैं जो 50-50 डाउट वाले प्रश्न है, 50-50 वाले या 50-70 वाले, है ना? 75 वाले, उन प्रश्नों के ऊपर क्या करूँ मैं, उनमें से 2 या 5 प्रश्न जिनमें मुझे लग रहा है कि करूँ, इससे ज़्यादा नहीं करने। तो कितना हो गया आपके? सारे अगर मिला के आएँगे तो आप 125 प्रश्न आप करके आ गए और 125 में से अगर मान लीजिए आपके 5 गलत भी हो गए, 2 उसमें से माइनस चले गए, तो भी आपको कितने बच गए? 118 नंबर मिले। 110 40 करके आ गए, इसमें से 30 गलत हो गए, तो आप देखेंगे आप सोचेंगे नहीं 30 गलत होंगे तो 10 का फ़ायदा हो जाएगा मुझे, 1% कभी आज तक ही नहीं हुआ, किसी व्यक्ति को नहीं हुआ। आप मान के चलिए आप सोच रहे हैं कि माइनस मार्किंग करके नेगेटिव से मैं बच जाऊँगा और तुक्के लगा लूँगा और मेरे 3 में से 1 सही भी हो जाएगा तो माइनस मार्किंग वाला ऐसा होता ही नहीं है। अगर आपके 10-20% गलत हो गए, तो 2-5 प्रश्न आपके जो सही हुए उनको भी लेके जाएगा। हो सकता है मान लो कि आपने संविधान पढ़ा और है ना, संविधान की तो बहुत मेहनत करी और आप 5 प्रश्न गलत करके आए, इस वजह से संविधान वाला प्रश्न माइनस में चला गया। तो आपने जो मेहनत करी आपको उसको दाँव पे नहीं लगाना है। आपको ऐसे ही तो आपको तुक्के तो लगाने ही नहीं है। आप एक्यूरेसी पे काम करिए, मॉक टेस्ट दे करके सब कुछ तय कर लीजिए। मॉक टेस्ट दे दे कर घर बैठे ट्राई करिए, तुक्के लगा के देखता हूँ आज। आज मैं सारे सीसी भर के देखता हूँ। आज मैं ये करके देखता हूँ। जितने प्रयोग करने हैं वो आप घर पे कर लो। मॉक टेस्ट आज तो दुनिया भर के आपके पास चीज़ें हैं। कितने टेस्ट चाहिए आपको, जितने टेस्ट चाहिए वो मिल जाएँगे। जितने प्रयोग करने घर पे करो ना, एग्ज़ाम सेंटर पे प्रयोग करने के लिए थोड़ी होता। तो यहाँ प्रयोग कर लेंगे। जीके जो है आपका 180 नंबर का तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना है। सिलेक्शन अगर आप करेंगे तो यहाँ सिलेक्शन नहीं होगा। आप जीके जो है बिल्कुल पढ़ने हैं, जीके तो राजा है। हर दिन जीके पढ़िए। टाइम टेबल के अंदर 1 घंटा जो है 1 घंटा जो है आप जीके का बना लीजिए जिसके अंदर शॉर्ट-शॉर्ट नोट्स बनाइए, टेस्ट क्वेश्चन पढ़िए, पुराने प्रश्न देखिए, है ना? और उनको देखिए कौन-कौन से प्रश्न आते हैं, किस तरह के प्रश्न आते हैं। जीके मान लो कि किले और स्थान का प्रश्न आता है तो एक लिस्ट बना ली। ये किले हैं और ये स्थान है। कहाँ कौन-सा किला कहाँ पे उनको आपने पढ़ना स्टार्ट कर लिया। तो वहाँ से आपका एक प्रश्न तैयार हो गया। हाँ, कॉमर्स पर गोले बढ़ना का जो है सबसे ज़्यादा जो डाउटफुल सिस्टम रहता है कि पहले गोले भरूँ कि बाद में गोले भरूँ? पहले कर लेता हूँ, बाद में गोले भरूँगा। ये वाली चीज़ को आपको अभी सोल्व कर लेनी है। इसके अंदर कोई ऐसा रूल नहीं है जो ये कह सके कि कौन-सी जो स्ट्रैटेजी है वो सबसे बेहतर है। आप पहले गोले भरते हैं, साथ में गोले भरते हैं या बाद में गोले भरते हैं, तो इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं है। इसमें एक थोड़ा-सा मैं आपको बता देता हूँ, दोनों तरीके मैंने अपनाए हैं और दोनों तरीकों के अंदर क्या फ़ायदे और क्या नुकसान मैं बता देता हूँ। अगर आप साथ में गोले भरते हैं, साथ में गोले बढ़ते तो क्या होता है कि गलत नहीं होते, है ना? गोले गलत नहीं होते। प्रश्न का नहीं कह रहा हूँ मैं, गोले गलत नहीं होते कि गोले आपके सही बढ़ने आ जाएँगे, कि पहले में आपने किया दूसरा 3 छोटे चौथा किया तो चौथे में आपके सही बढ़ने आ जाएगा साथ-साथ। लेकिन क्या होता है कि आप बार-बार ओमर शीट को पीछे रखते हैं, पेपर आगे लाते हैं, ओमर शीट पीछे रखते हैं, इसके अंदर मान के चलिए कि अगर पेपर बड़ा है, तो आपका टाइम कंज़्यूम होता है इसके अंदर, ये आप ध्यान रखें। इसके अंदर आप मान के चलिए कम से कम 4 या 5 मिनट का नुकसान होता है, साथ में पढ़ने पे। बाद में पढ़ने के का फ़ायदा ये है कि एक तो समय बचता है ना? और आप जो है वो एक साथ काम हो जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि आप बाद में पढ़ें और उसके साथ ये होता है कि इसमें एक ऑप्शन आप जैसे ये कर रहे हैं आप कि एक साथ भर रहे हैं, एक प्रश्न छूटा और आप गलत हो गए। क्योंकि अब अगर कोई व्यक्ति को ओमार पढ़ने नहीं आ रही है, वो गोले गलत कर रहा है, तो उससे क्या उम्मीद रखें? वो क्या टीचर बनेगा? क्या बच्चों को सिखाएगा? तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे लोगों की सिलेक्शन होनी भी चाहिए जिनको गोले भरना भी नहीं आए। तो ऐसे लोग जो देश का निर्माण करने के लिए ज़िम्मेदार है और अगर वो गोले गलत भरे तो उन लोगों से हम क्या उम्मीद रखें? तो मुझे ये लगता है कि ये जो चीज़ कर रहे हैं वो तो उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा तो चलो वो डिज़र्व भी करते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा। आपने बहुत 10 साल या फिर 10 महीने मेहनत की और आप गोले भरना ही नहीं सीखे।
अब ये किस तरह की हो सकती है कि आपने गाना तो सीख लिया है, पूरे आपने पूरा जीवन गाना गाने में डेडिकेटेड कर दिया, लेकिन आपको स्टेज पे खड़ा होने नहीं आता, है ना? तो वो तो बहुत शर्म वाली बात है। अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं, तो एटिकेट्स और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, तो आप क्या करें, देखिए, तो बाद में अगर आप गोले बढ़ते हैं, तो उसके अंदर आप एक स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं कि आप क्या करें कि 30-30 प्रश्न की या 20-20 प्रश्न के सेट बना लें और फिर गोले भरें और हमेशा क्या करें, जैसे कि मान लो मुझे यहाँ 1 और 3 है। इधर मेरे आंसर यहाँ पे बी है, सी और डी है। मैं क्या करूँगा, फर्स्ट में सॉरी फर्स्ट में बी, फर्स्ट में बी, फर्स्ट में 3 होगा, फर्स्ट में ये बी, फर्स्ट में बी। अब इसको करके अब मैं गोला भरूँगा। सेकंड में मेरा सी, सेकंड मैंने सी इधर पेश किया, फिर मैंने सी बोला और फिर मैंने बोल रहा। थर्ड में डी, थर्ड में ये थर्ड और ये मेरा डी और ये मैंने डी भर दिया। अगर आपका ए, बी, ये सी और डी, अब हो सकता है कि आप चौथे से पढ़ना चालू करें, तीसरे फिर वो गलत हो जाएँगे। तो अगर आप नंबर बोलेंगे पहले, पहले में बी, फिर पहला देखेंगे, फिर बी देखेंगे, पहले बी, फिर आप करेंगे, फिर वो करेंगे। इसमें मुश्किल से आपका 1 मिनट का नुकसान होगा। पूरे-पूरे 150 प्रश्न में, लेकिन आप मान के चलिए एक भी तुक्का बोलने के, एक भी ऐसा कोई पॉइंट आपको गलत नहीं पढ़ने आएगा, जो पहले पढ़ना था, बाद में पढ़ने गया, है ना? तो ये चीज़ का आप प्रैक्टिस करें और इसको जितना प्रैक्टिस करें, आप अगर इस चीज़ से सिलेक्शन दिखेगा ही नहीं, मैं तो गोले गलत भर के आ गया, तो आप कहने में भी आपको शर्म आनी चाहिए। इस तरह की बात आपको कहनी भी नहीं चाहिए कि मैंने गोले गलत भर दिए, है ना? तो आगे देखेंगे हम लोग। तो इस तरह से हम लोगों ने इसके अंदर जितनी बातें हो सकती है उतनी सारी करी और अगर आपका कोई प्रश्न तो आप उसको कमेंट करें और ज़रूर से अपनी तैयारी फोकस करें। नया कंटेंट नहीं पढ़ें, बार-बार सेलेक्ट चीज़ों को दोहराएँ, अपने मॉक टेस्ट में से गलतियाँ निकालें, मॉक टेस्ट में जो गलतियाँ हुई है उनको दोहराएँ नहीं और उसके बाद अगर आप करेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% आप होते हैं। और मान के चलिए कि सिलेक्शन आपका होना है, बस उसके तरीके से ही अपनाने की आपको ज़रूरत है। आप सभी को आगामी रूप से मेरी तरफ आगामी बधाई आप सभी को प्रयत्न एजुकेशन की तरफ से कि आप लोग एक सफल शिक्षक बने और समाज और सोसाइटी को एक बेहतर जगह बनाएँ और लोगों को अच्छी शिक्षा दें और देश के निर्माण में आप सहयोग करें। आप अपनी तैयारी अच्छे से करिए, विश्वास रखिए, सही तरीकों को अपनाइए और लोगों से भीड़ से हटकर चलिए। जितना हो सके आप आइसोलेटेड रहिए, अपने आप को बचाए रखिए, सामाजिकरण से बचिए, भावात्मक रूप से मजबूत रहिए। भावात्मक रूप से मजबूत होने का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति के सिलेक्शन होने के अंदर जो है सबसे बड़ा हेलो, एक बार थोड़ा आवाज़ चेक कर लो वापस में। हेलो, चलिए। तो यहाँ पे हम जो बात करें वो कह रहे हैं कि इंटेलिजेंट होना और एक भावात्मक रूप से मजबूत होना कौन-सा ज़रूरी है? तो डेनियल गोलमैन कहते हैं किसी व्यक्ति के सफल होने में जितना योगदान भावात्मक बुद्धि का है, उतना उसकी बौद्धिक क्षमताओं का नहीं है। आप बौद्धिक क्षमताओं में बहुत बेहतर व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन आप भावात्मक रूप से मजबूत नहीं हैं, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन छोड़िए, आप किसी किसी भी विषय, किसी भी फ़ील्ड में आप सक्सेस नहीं हो सकते। इसलिए भावात्मक रूप से अपने आप को मजबूत बनाएँ। उन चीज़ों को हटाइए जो आपको भावात्मक रूप से कमज़ोर बनाते हैं, आपको इमोशनल बनाते हैं, आपको घबराने में करते हैं। अपने आप को एक जगह स्थिर रखिए। जितने आप स्थिर रहेंगे, उतने आप मजबूत बनेंगे। अपने आप को हो सके कि अपने एक क्षेत्र में बाउंडेड कर लें कि मुझे इस कमरे से, इस घर से बाहर नहीं जाना है कुछ दिन के लिए, इन लोगों से नहीं मिलना, इस जगह पे रहना है ना? इन चीज़ों को मैं करूँगा, इन चीज़ों नहीं करूँगा और उनके ऊपर मजबूती से रहिए। 2 महीने कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो भावात्मक रूप से मजबूत रहिए, भावात्मक रूप से अस्थिर करने वाली चीज़ों से बचिए। आप देखेंगे कि आपके 2 महीने की तैयारी सही मेहनत ही आपको सिलेक्शन कर देगी। और इसी के साथ आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इस पूरे वीडियो के अंदर क्या अच्छा लगा और आप कौन-सी चीज़ें चाहते हैं। और इसी के साथ जो हम लोग क्योंकि हर दिन हम लोग आप लोगों के लिए एक मॉक टेस्ट लेके आते थे ताकि आप अपनी तैयारी को जान सकें। ताकि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं, कितना सही पढ़ रहे हैं, किन चीज़ों पे आप काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कहाँ गलत कर रहे हैं, उनको आप जान सकें। तो इन्हीं उम्मीद के साथ कि आप बहुत अच्छी तैयारी करेंगे, इन पॉइंट के ऊपर आप मनन करेंगे, आप विचार करेंगे। मिलते हैं आपसे आज की दिन में आने वाली लाइव क्लास के अंदर जहाँ हम जानेंगे कि शैक्षिक परिदृश्य के अंदर किस तरह से आप पढ़ कर के अच्छे नंबर ला सकते हैं। चलिए
तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे लाइव क्लास के अंदर और हम वहाँ पे केवल मॉक टेस्ट करते हैं, नया नहीं पढ़ाते हैं, केवल आपकी तैयारी कराते हैं। उस रिवीजन क्लास में आपका स्वागत करते हैं हम अभी से। तो मैं चलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें और आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।